अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने आए हैं वो मेन टॉपिक ये है कि रशिया ने जो यूक्रेन पे हमला कर दिया, ठीक है, उसके नुकसानात क्या होंगे, किन किन मुल्कों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा और ये क्या कहते हैं अफेक्ट हमारी वर्ल्ड पे किस तरह करेगा और ये क्यों हुआ और क्या कहते हैं इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने का इम्कान है कि नहीं, हम इस पे भी बात करेंगे। हम इस पे भी बात करेंगे कि इमरान खान का इस टाइम पे जो दौर है, ठीक है, वो कितना इम्पोर्टेंट है और वो क्या बात करने जा रहे हैं, वो क्या बात होगी उधर। तो इसी सिलसिले में काशिफ साहब हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ ही हैं, तो इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं ना कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला क्यों किया, वजह क्या हुई है, इनके आपस में कोई दुश्मनी थी, कोई ऐसा मसला आया था, ये क्या हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो यूक्रेन जो था वो सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है और उस हिस्सा रहने की वजह से रशिया का यूक्रेन के साथ सकाफ़ती मजहबी बड़ा मतलब ना इनका आपस में ताल्लुक़ है। दूसरी चीज़ ये कि आप जानते हैं कि नेटो फोर्सेस जो हैं वो मतलब एक इत्तेहाद है, एक इंटरनेशनल इत्तेहाद है। वो रशिया के बॉर्डर के पास अपना सर्कल जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 1997 के बाद नेटो के जो ममालिक हैं उनमें किस कदर इजाफ़ा हुआ है। आप देखें, रशिया के साथ ये यूक्रेन की सरहद है, बेलारूस आता है और बेलारूस को तो वैसे ही रशियन स्टेट ही कहते हैं। अब ये नंबर्स आप देखें, 1 2 3 4 5 6, ये नेटो कंट्रीज़ हैं और इनमें 1997 से अब तक बड़ा इजाफ़ा हुआ है। जैसे नंबर 1 पे देखें एस्टोनिया है, 2 पे लातविया है, 4 पे पोलैंड है। अब यूक्रेन जो है वो भी विलिंग है कि वो नेटो फोर्स को ज्वाइन करे। 2014 में रशिया और यूक्रेन के दरमियान मतलब एक तनाज़ा इसी तरह का हो चुका है जिसमें क्रीमिया पे रशिया ने मतलब कब्ज़ा कर लिया था। तो 2014 में इसी तरह जंग हुई थी जिसके अंदर 14,000 हलाकतें हुई थी, 1,40,000 लोग जो हैं वो बेघर हुए थे। उस जंग की वजह ये थी कि 2014 तक जो सदर थे वो रशियन प्रो थे और उनके मतलब यूक्रेन के लोगों ने एहतजाज करके उनको हटाया, जिसके रद्द अमल में क्रीमिया पे रशिया ने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद से अब तक चीज़ें मतलब अच्छी जा रही थी रशिया के दरमियान भी और यूक्रेन के दरमियान भी। नेटो ने और अमेरिका ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन करे, जो कि काबिल कबूल नहीं है रशिया के लिए, क्योंकि यूक्रेन का बहुत बड़ा बॉर्डर रशिया के साथ शेयर होता है। तो इसके रद्द अमल में जो रशिया ने ना फ़ैसला किया कि वो यूक्रेन की जो फ़ौजी ताकत है वो उसको ख़त्म करेगा। सेकंड रीज़न एक इसकी ये भी है कि रशिया माशियाती तौर पे भी डगमगा रहा है, उसकी प्रोडक्शन कम हुई है। तीसरी वजह ये है कि जो रशिया के अपोजिशन लीडर हैं अलेक्सी नावल्नी, वो एक वकील भी हैं, वो एंटी करप्शन एक्टिविस्ट भी हैं और वो वाहिद पर्सनैलिटी हैं जो पुतिन के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। उन्होंने उसको ललकारा है, उसकी आंखों में आंखें डाली हैं। 2020 में उनको पॉइज़न भी दिया गया था। बाद में जर्मनी ने इनको एवैक्यूएट किया और वो फिर सेहतमंद होके बहादुरी के साथ वापस रशिया आए, उनको अरेस्ट किया गया। तो अब क्योंकि उनकी वजह से पुतिन की जो इमेज है उसको भी काफ़ी मतलब उसकी साख को नुकसान पहुंचा है। उस चीज़ को भी कवर करने के लिए पुतिन ने जो है वो ये यूक्रेन का कार्ड मतलब प्ले किया है, जो नेशनलिज़म और पुतिन की जो इमेज जो मुतासिर हुआ है उसको बहाल करेगा। व्हाट अबाउट तेल? कुछ लोग कहते हैं यार तेल वहाँ से ज़्यादा निकलता है शायद, इसलिए वो हमला करना चाह रहा है। नहीं, तेल नो डाउट के रशिया और सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करने वाले मुल्क हैं और ना सिर्फ तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं, जो तेल की दरामदी के भी जो मोस्टली डिसीजन होते हैं वो ये दो कंट्रीज़ ही लेती हैं। तो लेकिन इस जंग में तेल का कोई इतना मतलब रोल नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं ये अचानक हमला हुआ है या फिर मुझे बताएं उन्हें वहाँ पे जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, यूरोपियन, अमेरिकन, इतने लोग हैं, उन्हें निकलने का मौका क्यों नहीं मिला, इतना क्यों नहीं टाइम मिला? देखिए, सब जो थे वो ना वो मतलब
एक टेंशन तो थी, लेकिन लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। रशिया ने भी कहा था कि वो यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा। अमेरिका ने भी कहा था कि अगर हमला होता है तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ब्रिटेन का भी यही मौक़िफ़ था कि हम मतलब फ़ौजी मुदाखलत नहीं करेंगे। जो इवन के हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ पे यूक्रेन में, वो लोग भी कह रहे थे कि मतलब ऐसा इधर कुछ भी नहीं है, चीज़ें पुरसकून है और मतलब हमें मतलब मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बात यहाँ से बड़ी है कि जो सैंक्शन की बात की है यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिका ने कि जी अगर उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया तो हम रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। तो इसके रद्द-ए-अमल में जो पुतिन है उन्होंने कहा कि आप तो सैंक्शन बाद में लगाएंगे, मैं पहले ही मतलब हमला कर देता हूँ। तो उन्होंने इंटरनेशनली जो इत्तेहाद है नेटो का उसको ललकारा है और उन्होंने अपनी जो है वो पावर शो की। अच्छा, मुझे बताएं इसका नुकसानात क्या होंगे? जो अभी नुकसान मुझे देखने में आया वो तो सिर्फ पेट्रोल की है। जो पेट्रोल की इंटरनेशनली प्राइस इंक्रीज़ हुई है, जिससे हमें लग रहा है कि पहले को पेट्रोल भी महंगा हो जाना दोबारा, ठीक है। पेट्रोल के अलावा आपको कोई लग रहा चीज़ नुकसानात होंगे मुल्क के? देखिए एनर्जी सेक्टर में डेफिनेटली बहुत बड़ा एक धचका पूरी दुनिया के लिए ग्लोबली है। 7 सालों में $100 पर बैरल प्राइस इस तरह कभी इंक्रीज़ तो नहीं मुझे की। बताएं ये दो मुल्कों की जंग से पूरी दुनिया को क्यों नुकसान हो रहा है? देखिए दोनों मुल्क जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट है। एक कंट्री वो है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करती है, सऊदी अरब अलॉन्ग विद सऊदी अरब। और दूसरा ये कि यूक्रेन जो है और रशिया भी इवन इनके पास नेचुरल गैस जो है उसके भी बहुत बड़े ज़खायर हैं। ये सप्लाई कर रहे हैं, पूरे यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसा कि ये आज़रबाईजान से लेके अफ़गानिस्तान तक पहले ही लाइन बिछा चुके हैं। पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो ये करना चाह रहे हैं, मतलब अफ़गानिस्तान से कराची तक जो है गैस पाइपलाइन जाएगी। तो एनर्जी सेक्टर में इनका मतलब एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रोल है। दूसरी चीज़ ये कि जो यूक्रेन है उसको कहते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। यूक्रेन अलॉन्ग विद रशिया 29% जो गंदम वीट जो है प्रोडक्शन ग्लोबली जो है ना उसका शेयर है रशिया का और यूक्रेन का यानी अब 29%। बेकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं इधर। ये आपने जाहिर है ब्रेड बास्केट वही होती है ना, बेकरी कि वगैरह? वो अनाज से ही बनती है ना, अनाज से बनती है। इसके अलावा मकई, अब आप देखें 2021 तक चाइना सबसे ज़्यादा मकई जो है वो यूएसए से लेता था, लेकिन 2021 से यूक्रेन ने यूएसए को रिप्लेस कर लिया। अब चाइना सबसे ज़्यादा मकई जो है ना वो यूक्रेन से ले रहा है। तो एक फूड चेन जो है यूरोप की वो बुरी तरह मुतासिर होगी। एक फूड की किल्लत का एक मतलब पूरी दुनिया में इसका असर आएगा। मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा आएगा। मिडल ईस्ट भी गंदम और अनाज मकई करता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो भी करती हैं। इसीलिए अफ्रीकन कंट्रीज़ ने तो वैसे भी नेटो के साथ और वर्ल्ड मगरबी वर्ल्ड के साथ ही खड़ा होना था, लेकिन उनको अपने जो खुराक की शॉर्टेज का जो है मसला वो भी है, इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज़ भी जो हैं वो मतलब रशिया के अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठा रही हैं। इसके अलावा भी आप देखें कि फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो भी मुतासिर होंगे। आपको जैसे पता है कि जो नेचुरल गैस है उससे जो एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं जिससे फर्टिलाइज़र बनता है वो अफेक्ट होंगी। हॉलैंड ने पहले ही अपना कंसर्न शो कर दिया हुआ है कि इस साल फर्टिलाइज़र ऑलरेडी कम है और ये नेचुरल गैस की जो तरसील है जब वो मुतासिर होगी रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट की वजह से, तो फर्टिलाइज़र का एक जो शॉर्टेज है वो पूरी दुनिया में क्रिएट होगा। फिर उसके अलावा आप देखें कि हालिया सालों में यूक्रेन ने बहुत ग्रो किया है। यूक्रेन ने ड्रामेटिकली अपनी एक्सपोर्ट जो है उसको बहुत एक्सपेंड की है। उसमें आप देखें रॉ मटेरियल है, केमिकल्स है, इसका बहुत बड़ा सप्लायर बन चुका हुआ है यूक्रेन। ये चीज़ें मुतासिर होंगी। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो है वो रशिया और बहुत बड़ा प्रोवाइडर है। आपकी कंस्ट्रक्शंस के जो एलिमेंट्स हैं जब वो शॉर्ट होंगे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसके अलावा आप देखें अमेरिका की जो चिप इंडस्ट्री है वो यूक्रेन के ऊपर इन्हिसार करती है। पहली बड़ी चिप की शॉर्टेज है, तो पहली इसका मतलब शॉर्टेज और है। ज़्यादा हाँ, शॉर्टेज है। गाड़ियों की प्रोडक्शन मुतासिर है, आपको पता है टोयोटा ने कितने अपने यूनिट्स ऑलरेडी बंद किए हुए हैं। अभी जो नया मॉडल आया है लैंड क्रूज़र का वो मतलब कंपनी ने ऐलान किया है कि
4 से 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा मतलब। तो मुझे जब इतने ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं और होंगे, तो इस टाइम पे जहाँ पे पूरी दुनिया कोरोना से भी निकली नहीं है, इतनी हर चीज़ महंगाई होगी पूरी दुनिया में, तो ये टाइम था जंग करने का? देखिए, अगर इंसान ही इंसान का दुश्मन है, इंसान अपना ही खुद ही दुश्मन है, तो ये टाइम तो नहीं था ऐसा करने का। लेकिन जो हमारे सुपर पावर कंट्रीज़ के जो लीडरान हैं, वो अपनी हरदर्मी में, अपनी अना में या अपने मफाद में ये सब कुछ करते हैं, जिसमें पूरी दुनिया जो है वो फिर सफ़र करती है। ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बड़े मुतासिर होते हैं। जैसे आप हमारी भी मिसाल ले लें, हम पाकिस्तान हैं, हम ऑलरेडी महंगाई को फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब तेल की प्राइस $100 पर बैरल ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। अब जब तेल महंगा होगा तो मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क या पाकिस्तान से जो निचले दर्जे के मुल्क हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे? हाँ, अच्छा एक मुझे बताएं, यूक्रेन का कोई दोस्त मुल्क नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके? कुछ ऐसा नहीं, कोई क्या कहता, कोई तो इंटरफियर करे उन्हें बचाने के लिए? देखिए, इस वक्त ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है ना वो यूक्रेन के साथ ही खड़ी हैं। तो मुझे बताएं, ये वर्ल्ड वॉर 3 होने का चांस फिर है? नहीं, वर्ल्ड वार 3 का चांस नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि जब रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी फ़ौजी तादाद बढ़ाना शुरू की है, तो जो अमेरिका और बरतानिया ने सबसे पहले जो इनके ट्रेनिंग हो रही थी आर्मी की, और जो इनके मशीर थे सिक्योरिटी के, उन्होंने उनको सबसे पहले उन्होंने निकाला है। और वो खुद भी कह चुके हैं कि हम डायरेक्ट वार का हिस्सा नहीं बनेंगे, सैंक्शन लगाएंगे, फाइनेंशियली सैंक्शन लगाएंगे, रशिया के असासे मुंजमद करेंगे ये। और इसके ऊपर ऑलरेडी यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़े रिस्ट्रिक्टेड पैकेज के ऊपर काम कर रही है। रशिया की आलमी मंडी तक रसाई को ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और इन रिटर्न रशिया भी ज़ाहिर है रिएक्ट करेगा। रशिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स, और मतलब जो हाइब्रिड अटैक्स हैं नहीं, मुझे रशिया की तरफ से वो बढ़ेंगे। मुझे बताएं, जो अमेरिका या फिर यूरोप उनसे डरते हैं कि अपनी आर्मी नहीं भेज सकते? देखें, ये जो सुपर पावर कंट्रीज है ना, ये कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते, क्योंकि उनको पता है इसका क्या। हाँ, उनके पास भी एटम बम है, उनके पास भी एटम बम फिर। हाँ, ये कभी एक दूसरे के सामने नहीं आते। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी की भी मिसाल ले सकते हैं। अगर एक बंदा है, उसके साथ मतलब आप कह लें 10-12 गार्ड्स हैं, आप कभी उससे नहीं लड़ेंगे, आप उसी से लड़ेंगे जिसके साथ कोई नहीं है। तो ये पहले ही मुकमुका कर लेते हैं। जब इन्होंने मतलब इवन कि ये ज़मीनी जंग नहीं लड़ते, इन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला किया या कहीं भी हमला किया, सबसे पहले ये हवाई जहाज़ों से बमबारी मार मार के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ तबाह करते हैं, फिर ज़मीनी फ़ौज लेके आते हैं। तो ये इतने मतलब बहादुर नहीं है ये। अच्छा, मुझे बताएं, कौन से मुल्क हैं जो कि इससे अफेक्ट होंगे? इस्लामिक मुल्कों का क्या इसमें रोल है? देखिए, इस्लामी मुल्क में तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, इमरान खान साहब, वो गए हुए हैं रशिया के दौरे पे। पुतिन ने उनको इनवाइट किया था, इवन दो कि ये टूर ऑलरेडी प्लान था। लेकिन अब पता नहीं इसको हम बदकिस्मती बोले या ये खुशकिस्मती भी बन सकती है, अगर इसका मतलब रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। तो वो ऐसे वक्त में गए हैं कि जिसमें कई सियासी मुबसरीन ये कह रहे हैं कि इनको ये कैंसिल कर देना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी प्लान था और न्यूट्रल रह के भी इस दौरे को मतलब किया जा सकता था, लेकिन बहुत मुश्किल है। इंटरनेशनली भी लोग इस वक्त, जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया हुआ है और हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पुतिन के साथ पूरी मीडिया पे आ रहा है आज, बल्कि जो वाइट हाउस की स्पोक पर्सन है उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान जो है मतलब वो, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो रशिया के दौरे पे इस वक्त गए हैं जब यूक्रेन पे हमला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप पाकिस्तान से पूछें। पहले उन्होंने ये जवाब दिया, फिर दोबारा एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान किस साइड पे खड़ा होगा, क्या ये इशारा नहीं है पाकिस्तान का कि वो पुतिन के साथ एक नया मतलब ब्लॉक बनाने जा रहा है, पाकिस्तान उनकी साइड पे है। तो उन स्पोक पर्सन ने कहा हमने पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बता दिया, अब हर मुल्क जो है वो बेहतर समझता है कि उसके लिए क्या बेहतर है। ये भी बड़े एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज अमेरिका ने दिया है।
अब ये भी हो सकता है उसमें मौक़िफ़ उन्होंने ये दिया हो कि जी आप ये दौरा कैंसिल करें, या उन्होंने ये मैसेज दिया हो कि आप वहाँ पे जो मुश्तरका एलामिया निकालेंगे उसके अंदर जो है वो आप रशिया को कंडेम करें या कोई ऐसी बात, वो तो हम नहीं जानते कि क्या मैसेज दिया है। लेकिन इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, और इमरान खान की लीडरशिप का एक बड़ा एक टेस्ट है इस वक्त अच्छा, ना। मुझे बताइए, इमरान खान सबको डर नहीं लगा जब आज सुबह ऐलान हो गया जंग हो रही, तो इमरान खान साहब गए तो उन्हें ये नहीं हुआ फील कि यार अगर यूक्रेन से कोई मिसाइल आ गया, ठीक है, सीधा पुतिन के घर पे जिधर वो बैठे हैं, फिर खान साहब का क्या बने? देखिए, डरता हुआ जिसके पास खोने के लिए कुछ हो। ये सुपर पावर की भी जब हम बात कर रहे थे ना कि सुपर पावर से क्यों नहीं लड़ता, क्योंकि दोनों के पास खोने को बहुत कुछ है। मेरे पास जेब में पैसे हैं, अच्छा मोबाइल है, मैं बाहर निकलते डरूंगा कोई छीन ना ले। तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक मतलब निडर और बहादुर शख्सियत हैं, और उनमें कोई लालच नहीं है इस किस्म की, मतलब कोई चीज़ नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी से मतलब डरते, उनका कोई ज़ाती मफाद तो है नहीं, वो कौमी मफाद के लिए ही गए हैं। तो डर का तो कोई फैक्टर नहीं है, और डरना चाहिए भी नहीं। आप देखें, आप न्यूट्रल भी रह सकते हैं, जैसा कि इंडिया में जिस वक्त ट्रम्प ने दौरा किया था उस वक्त ये कश्मीर और ये जो कुछ हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था, ट्रम्प वॉज देयर, लेकिन उसने नोट अ सिंगल वर्ड उसने मतलब बोला होता कि ये बड़े लंबरदार बनते हैं इंसानियत के और मजहबी और आज़ादी की बड़ी बातें करते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला था। तो मुझे बताइए तो कि पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है। तो ये पुतिन को टाइम कैसे मिला, ठीक है, कि पुतिन मुझे बताएं जंग में नहीं बिजी था, उसने इमरान खान को टाइम कैसे दे दिया? देखिए, पुतिन एक लीडर है, एक अरसे से मतलब वो रशिया को लीड कर रहा है, और एक बड़ा ज़ीरक सियासतदान कह लें, एक ज़हीन इंसान है, और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट प्ले करना, ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू डू। हाँ, ये नहीं, उसके पास है टाइम, हाँ, दोनों अब चीज़ें देखिए ना एक साथ पूरी दुनिया कर को सकता है। उसने कैसे। हाँ, अच्छा, ये इमरान खान साहब का मेन मकसद उधर क्या था? कुछ लोग कहते हैं कि वो गैस पाइपलाइन के लिए गया था, कुछ लोग कहते हैं कि वो तेल मांगने गया था, कुछ लोग कहते हैं कि वो जंग के पैचअप कराने गया था। क्यों, ये इमरान खान का मेन मकसद क्या है उधर जाने का? देखिए, पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जंग के पैचअप या कोई इस तरह का कोई रोल इस सेंसिटिव टाइम पे, और हमारे तो ऑलरेडी बड़े सेंसिटिव रिलेशन है रशिया के साथ, वो ऐसा कोई प्ले करेंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक ग्रेट शिफ्ट आया जो पहले कभी नहीं आया था। हम अमेरिका के ब्लॉक में थे, अब हम उस ब्लॉक से बाहर निकले हैं, उसके हम इन्फ्लुएंस से बाहर निकले हैं, हम चाइना के साथ काम कर रहे हैं। हम अब किसी एक सुपर पावर की छतरी के नीचे नहीं काम करना चाह रहे, हम मतलब एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तहत अपनी कंट्री को चलाना चाह रहे हैं, और जहाँ पे हमारा मुल्की मफाद होगा वहाँ पे मतलब हम अपने मुल्क के मफाद के मुताबिक, जो कि हर कंट्री करती है, उस तरह करेंगे। ग़ुलामी के शिकंजे से हम बाहर निकल चुके हैं। तो ये उसी का तसलसल है। चाइना के साथ चाइना का दौरा भी इसी तसलसल का हिस्सा था, रशिया का जो दौरा है वो भी इसी तसलसल का हिस्सा है। अच्छा, मुझे बताइए, सारी सूरत हाल में जंग में सऊदी और ईरान का क्या ताल्लुक? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। सऊदी अरब जो है उसके अमेरिका से पहले जैसे ताल्लुकात नहीं है। इसकी जो सबसे बड़ी रिफ्लेक्शन नज़र आई थी जिस वक्त तेल की प्राइसेस बढ़ी थी, अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा आप तेल की कीमत को कम करें, जिससे महंगाई भी कम होगी और नेचुरल गैस जो है उसके रेट भी नीचे आएंगे और रशिया को नुकसान होगा। तो सऊदी अरब ने रिफ्यूज़ कर दिया था, सऊदी अरब ने अमेरिका की बात नहीं मानी। 2015 में शहज़ादा सलमान की मुलाकात हुई थी इनके साथ, पुतिन के साथ। उसके बाद कई दफ़ा वो मिल चुके हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पुतिन के साथ, और इन दोनों में ना काफ़ी चीज़ें मुश्तरक भी हैं। दोनों अपने ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनते, अपने मुखालिफ को दबा भी देते हैं, और तेल के ऊपर इन्फ्लुएंस दोनों कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा है। तेल के बरामदी जो डिसीजंस हैं ये दोनों कंट्रीज़ लेती हैं। तो काफ़ी चीज़ें ना इनमें मुश्तरक भी है। दूसरी चीज़, जो बाइडन जो हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि वो सऊदी अरब में अपने हम मनसब से मिलेंगे। अब जो शहज़ादा सलमान है उसका जो ओहदा है वो वज़ीर दिफ़ा का ओहदा है उनके पास। बेशक वो लीड कर रहे हैं सऊदीया को, लेकिन उनका ओहदा नहीं है, उनके पास वज़ीर दिफ़ा का ओहदा है। तो वो कहते हैं शहज़ादा सलमान वज़ीर दिफ़ा से ही मिलेंगे, मुझसे नहीं मिलेंगे। तो एक लाइन तो ऑलरेडी सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान पहले ही खिंची हुई है। दूसरी चीज़,
अखलाकी तौर पे आप देखें यमन में जो मतलब जिस तरह बमबारी हो रही है, सऊदी अरब मतलब कैसे कह सकता है कि यूक्रेन के ऊपर बमबारी ना की जाए। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्वीट जो इंडिया के जो हैं वो मशहूर राइटर हैं जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर साहब, उन्होंने ट्वीट किया है कि यमन के ऊपर बमबारी पे जो मगरबी वर्ल्ड है वो क्यों खामोश है, वो यूक्रेन के ऊपर मतलब वो मतलब इस तरह बात कर रहे हैं, उनको यमन के ऊपर भी बात करनी चाहिए। और हम कहते हैं इस तरह इनको कश्मीर के ऊपर भी बात करनी चाहिए, अफ़गानिस्तान के ऊपर भी बात करनी चाहिए, सबको एक ही छड़ी के साथ देखना चाहिए। तो जहाँ मतलब इनके फ़ायदे हैं मफाद हैं वहाँ पे ये खड़े हो जाते हैं, जहाँ नहीं है वहाँ आंखें बंद कर लेते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है अब ना, क्योंकि ये कुछ दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये 2-4 दिन इतने ज़रूरी है कि यार इससे दुनिया चेंज हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कुछ दिन बाद क्या चीज़ होगी डिफरेंट, कि यार चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी, या और हालात ख़राब हो जाएंगे? देखें इस वक्त तो अमेरिका को भी पता नहीं है क्या होना, ना बरतानिया को पता है अल्लाह की ज़ात को पता है, ज़मीन पे पुतन को पता कि उसने क्या करना, सब कुछ उसके हाथ में, पुतन के हाथ में है। और चीज़ें इस कदर तेज़ी से चेंज हो रही हैं। वो जो क्रीमिया जहाँ पे 2014 में कब्ज़ा किया था रशिया ने, वो उनकी ना एक कनाल बहती है वहाँ पे उनका ना हाइब्रिड और एटॉमिक वो प्लांट भी है वहाँ पे ना। तो जब रशिया ने कब्ज़ा किया था क्रीमिया पे तो उस पर वाटर सप्लाई यूक्रेन ने बंद कर दी थी। उस एरिया में सेपरेटिस्ट रहते हैं, ज़्यादातर रशिया प्रो लोग रहते हैं वहाँ पे, उन्होंने पानी की सप्लाई बंद की हुई थी। तो रशिया ने दावा किया, रशिया ने उस कनाल पे कब्ज़ा कर लिया, और वो जो हाइब्रिड सिस्टम और जो पावर प्लांट थे वो सारे जो हैं वो अब रशिया के कंट्रोल में हैं। 30 से ज़्यादा जो उनकी तनसीबात हैं कौमी और सलामती की जो तनसीबात है उसको रशिया तबाह कर चुका है। उनका जो है कीव जो उनका कैपिटल है उसके अंदर जो उनका इंटेलिजेंसिस का जो हेडकोार्टर है वहाँ पे मिसाइल मतलब रशिया ने गिराया है। रशिया 3 तरफ से अपनी अफवाज को एंटर कर चुका है, बमबारी भी कर रहा है, और यूक्रेन ने एडमिट किया 40 सिपाही जो हैं उनके फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। तो चीज़ें तो बड़ी तेज़ी से जो ना वो ख़राब हो रही हैं। वैसे ये टाइम नहीं था वैसे ना जंग वगैरह का, तो देखिए ये let's see। तो पुतन समझता है हाँ। कि और वो मतलब मामूली बंदा नहीं है पुतन। अच्छा, मुझे बताएं, ये आपने सऊदीया की और ईरान की तो बात कर दी, तो मुझे बताएं तुर्की और यूएई जो है उनका क्या इसके बारे में? अच्छा, तुर्की भी बड़ा ना एक इंटरेस्टिंग कह लें या एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। तुर्की आइनी तौर पे मतलब तुर्की कॉन्स्टिट्यूशनली मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम अक्सरियत है वहाँ पे, और वो नेटो का हिस्सा भी है। तो वो नेटो का पार्ट होके वो रशिया को सपोर्ट नहीं कर सकता, नेटो के अगेंस्ट बात नहीं कर सकता। दूसरी तरफ तुर्की के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और जब ज़्यादा ख़राब होते हैं तो तुर्की के जो वज़ीर आज़म है वो पुतिन के पास भागते हैं। अभी इन्होंने जो S-400 मिज़ाइल रशिया से लिया था, अमेरिका ने तुर्की के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। तो तुर्की जो है वो मतलब ना अभी अपनी टिल्ट किस तरफ है वो ओपनली शो नहीं करता। वो यही कहता है कि जंग से नहीं, मुज़ाकरात से मसले हल होना चाहिए। और तुर्की का अपना भी बड़ा वो मसला है जो उसके बगावत चल रही है उसके इर्द गिर्द, उसके अपने भी मसाइल हैं। दूसरी तरफ आप यूएई की बात करें, इस क्राइसिस में जब यूक्रेन के साथ चल रहा है तो यूएई के जो वज़ीर ख़ारजा हैं और जो रशिया के वज़ीर ख़ारजा हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और उसमें यूक्रेन को नहीं डिस्कस किया गया। उन्होंने ये कहा कि हमें अपने जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद जो हैं वो मजबूत बनाने हैं, इसके ऊपर बात की गई है। ईरान जो है वो भी बड़ा एक मिडल ईस्ट की जो सियासत है उसके अंदर उसका बड़ा एक हिस्सा है। ईरान ने भी कहा तो यही है कि जंग हल नहीं है, मुफाहमत के ज़रिए इस मसले को हल करना चाहिए, लेकिन ईरान ने ये चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट की है। ईरान ने ये बोला है कि अमेरिका ने नेटो की मुदाखलत और इश्तियाल अंगेज़े से खित्ते की सूरत हाल को बहुत पेचीदा बनाया हुआ है। ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं नहीं, चीज़ें वैसे कॉम्प्लिकेटेड ही हैं सारी, तो हम उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि ये जंग जो है जो भी आपस में वो फाइट करें वो जल्दी एक इख्तिताम हो, ठीक है, ताकि दुनिया जो है वो लेकिन शेख साहब ठीक हो जाए। दुनिया जो है ना वो बदलने जा रही है।
अब आप देखें ये सारी दुनिया, ये जो यूरोपीय यूनियन भी पाबंदी लगा रही है रशिया के ऊपर, तो रशिया की जो नेचुरल गैस है या जो ऑयल है रशिया चाइना के भेजना शुरू कर देगा। रशिया के लिए नई मार्केटें ऑलरेडी रेडी हैं, पाकिस्तान है और ये दूसरी जो स्टेट्स हैं, अफ्रीका है, रशिया वहाँ पे इन चीज़ों को मतलब सप्लाई करना शुरू कर देगा। वक्ती तौर पर रशिया को भी बड़ी प्रॉब्लम फेस होगी, लेकिन मैं फिर कहूँगा पुतिन बहुत एक ज़ीरक लीडर है। ही मस्ट हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग। मुझे ये फील हो रहा है ये अमेरिका की ना वो चीज़ पावर ना दुनिया में कम हो जाएगी, कम हो रही है बल्कि। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी देखें ना, चाइना अगले फेज़ में दाखिल हो गया। पहले चाइना था कि चाइना में लेबर सस्ती है, अब चाइना आउटसोर्स कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ में, क्योंकि चाइना में लेबर एक्सपेंसिव हो गई है। इसका मतलब है चाइना के पास अपनी टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी जब आती है तब ही लोगों की जो वेजेस है ना, तनख्वाहें वो बढ़ती हैं। तो चाइना जो है वो एक नए फेज़ में जा चुका है। कैश सरप्लस है उसके पास, 19 ट्रिलियन का जीडीपी, और जो टारगेट था उन्होंने मोर देन अचीव किया उस वक्त जब कोविड से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। तो चाइना तो ऑलरेडी सुपर पावर जो है वो बन चुका हुआ है, और अमेरिका जो है वो अपने ज़वाल की तरफ कह लें या फिर जो है वो डिक्लाइन की तरफ जो है वो उसके सफ़र पे है। अब अमेरिका की वो मतलब उस तरह की चुदाहट वैसी नहीं। चलें, थैंक यू वेरी मच। आज बड़ी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन अच्छी मिली, ठीक है। हम होप करते हैं कि यार ये जल्दी से क्राइसिस ख़त्म हो और जंग भी ख़त्म हो, और हमारे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है वो खैरियत से अपना दौरा वापस आएँ, और फिर देखते हैं, फिर उनसे पूछेंगे यार क्या क्या बातें हुई, फिर वो बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और काशिफ शहजाद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।